हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नूरी स्टडी क्लासेस में। और आज हमने जियोग्राफ़ी क्लास 12th की जियोग्राफ़ी की ये वीडियो ली है, ठीक है। और इसमें हमने समरणीय बिंदु को देखने वाले हैं। तो ये देखिए जो हमारा टॉपिक है, मतलब क्लास 12th के फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, विश्व जनसंख्या के बारे में यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये रिवीजन वीडियो के तौर पे आप देख सकते हैं, या तो अगर आप जल्दीबाजी में इस चैप्टर को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पूरा चैप्टर कवर किया जाए। ये जो बॉक्स में दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बॉक्स में जो दे रखा है, आप जो देख रहे हैं, तो जानते हैं कि ये बॉक्स में आखिर क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे वितरण के बारे में बताएगा, मतलब हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से वितरित है, मतलब फैले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से फैले हुए हैं, इसी फैलाव को जनसंख्या वितरण कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या वितरण क्या है, तो हमारे भूपृष्ठ यानी पृथ्वी पर जो लोग हैं वो किस प्रकार से फैले हुए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण कहते हैं। मतलब जनसंख्या का किस तरह से वितरण है, फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे नीचे कह रहा है कि विश्व की जो जनसंख्या है, ठीक है, मतलब पूरे देश की जो जनसंख्या है, वो सॉरी, विश्व यानी पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो क्या है कि वितरण असमान है, ठीक। मतलब अलग अलग तरीके से बसा है। मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है तो कोई बहुत ही कम जनसंख्या वाला देश है। मतलब क्षेत्र उसके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि असमान रूप में वितरित है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 10% जो भूभाग है, मतलब मान लीजिए कि एक पूरा ग्लोब है, ठीक है। और इस पूरी पृथ्वी है, इसमें जो 10% भाग है, ठीक है, इसका जो 10वां भाग होगा, ठीक है। तो जो 10वां भाग होगा, उस 10वें भाग में क्या है कि 10वें भाग पर ही 90% लोग रहते हैं, ठीक है। अगर इसमें मतलब 10 भाग कर दिए जाएं, अगर बराबर बराबर 10 भाग कर दिए जाएं, तो उनमें से एक टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा अगर हम इधर निकाल लें, तो ये वाला टुकड़ा अगर हम निकाल लें तो ये 10वां भाग है, ठीक है, 1/10। तो ये 10वां भाग है, तो यहाँ पे ही क्या करते हैं, 90% लोग रहते हैं, ठीक है। मतलब पूरे विश्व में 10% जो हिस्सा है पृथ्वी का, उसी 10% पे क्या करता है कि 90% लोग रहते हैं। और जो बाकी इधर जो 90% भूभाग बचा हुआ है, इस पे सिर्फ 10% लोग बचे। तो यहाँ पे यही कारण कि असमान रूप से वितरित है। मतलब कम भू क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा भू क्षेत्र में बहुत कम लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से शायद आप ये समझ गए होंगे। तो उसके बाद आगे कह रहा है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट और ये है कि मात्र ये जो 90% जनसंख्या है वो 10% भूभाग पर है। और ये जो 10% भूभाग है, ठीक है, तो यहाँ पे बताए कि 10 देशों में विश्व का 60% आबादी निवास करती है। मतलब ये जो 90% आबादी है, इसमें अगर 60% की आबादी देखें तो 60% आबादी है वो 10 देशों को मिला करके ही 60% की आबादी हो जाती है, ठीक है। बाकी अन्य मतलब बाकी जो बचा उधर 30% आबादी, वो कितने हैं, तो वो अन्य देशों में मिलते हैं, ठीक है। तो 10 देशों को मिलाकर ही 60% आबादी हो जाती है। और इनमें से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 6 देश जो इनमें से है वो एशिया महाद्वीप में ही 6 देश मिल जाते हैं हमको, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगला है कि चीन और भारत, ठीक है, विश्व के दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश है। तो चीन की बात करें तो चीन जो आता है वो जनसंख्या में सबसे पहला रैंक आता है चीन का, ठीक है। उसके बाद दूसरा रैंक जो आता है वो आता है भारत का, ठीक है। तो वैसे भारत का जो रैंक आता है इसमें से आना चाहिए भारत का ही पहला रैंक। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि भारत के पास भू क्षेत्र जो है वो बहुत ही कम है, यानी कि भूभाग जो है इसके पास बहुत कम है। लेकिन चीन के हिसाब से जितनी उसके पास आबादी है उसके हिसाब से उसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। तो वो अपने मतलब क्या करते हैं, वो अपने नागरिकों को क्षेत्रीय प्रदान करा सकते हैं, ठीक है, मतलब भूमि प्रदान करवा सकते हैं। लेकिन भारत के पास भूमि बहुत कम है, अगर जनसंख्या बढ़ जाए तो ये भूमि की भी कमी होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये कह रहा है। उसके बाद यहाँ हो गया। उसके बाद अब यहाँ आगे बढ़ते हैं कि घनत्व।
तो देखिए जनसंख्या घनत्व तो हमने पढ़ लिया कि जनसंख्या वितरण हमने पढ़ लिया। अब देखिए घनत्व, घनत्व को निकालने का एक तरीका बताया है। वो तरीका क्या है कि घनत्व को अगर किसी जगह की अगर हमको घनत्व निकालना हो तो क्या करेंगे कि जनसंख्या मतलब उस जगह की जितनी भी जनसंख्या है और बटे में क्या देंगे क्षेत्रफल, मतलब वो कितना बड़ा वहाँ का जगह है जहाँ पे वो लोग जनसंख्या रह रहे हैं। ठीक है, तो इससे इस तरह से हम जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सघन आबाद, सघन आबाद क्या है कि मतलब कम आबादी वाले, ठीक है, मतलब सॉरी सघन आबाद वाले मतलब ये है कि भीड़ भड़ाके वाले क्षेत्र, भीड़ भड़ाके वाले इलाके। तो देखिए भीड़ भड़ाके वाले इलाके हैं उत्तर पूर्वी अमेरिका, उत्तर पूर्वी यूरोप, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया। तो ऐसे आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्वी यूरोप, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया। तो ये सब क्या है, सघन आबादी वाले देश हैं, मतलब यहाँ पे भीड़ भड़ाके वाले आबादी वाले देश हैं ये सब। ठीक है, उसके बाद विरल आबादी, मतलब विरल आबादी यहाँ पे बहुत, जहाँ पे 200 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या रहते हैं उसे सघन आबादी वाले क्षेत्र कहते हैं। और जहाँ पर 50 से कम लोग रहते हैं उसे विरल आबाद वाले क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आगे आ रहा है कि विरल आबादी वाले क्षेत्र। तो विरल आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे कि देखिए कि ध्रुवों पर, जैसे आपने पृथ्वी देखा होगा, पृथ्वी के जो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही कम जनसंख्या वाले होते हैं। ठीक है, तो यही बताया कि ध्रुवों पर क्या होता है कि यहाँ पे आबादी बहुत कम होती है। उसके बाद शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल और उच्च वर्षा के क्षेत्र, इन सभी जगहों पर आबादी बहुत ही कम होती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि मध्य आबाद, मतलब बीच बीच कैटेगरी में जो आता है उसके बारे में। तो देखिए दक्षिण भारत जो है यहाँ पे बहुत ही कम आबादी वाले हैं। उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, पश्चिम चीन और पूर्वी यूरोप, यहाँ पे बहुत कम आबादी, मतलब ना ही बहुत कम है ना ही बहुत ज़्यादा है, यानी बीच में मध्यम वर्ग के। ठीक है, तो यहाँ से ये होता है। उसके बाद आता है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक, मतलब जनसंख्या में परिवर्तन कैसे किन किन कारणों के वजह से आता है ये जानते हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, वो कौन है? तो पहला है जन्म दर, ठीक है, जन्म दर, और दूसरा मृत्यु दर और प्रवास। तो देखिए कि जब किसी इलाके में जन्म ज़्यादा लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जन्म दर में वृद्धि होगी तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी। उसके बाद दूसरा है कि मृत्यु दर, जब किसी इलाके के लोग ज़्यादा मरेंगे तो वहाँ की जनसंख्या में गिरावट आएगी, तो वहाँ पे भी क्या होगा, जनसंख्या में परिवर्तन होगा। ठीक है, उसके बाद प्रवास, प्रवास का मतलब होता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, तो कोई मान लीजिए कि यहाँ से दिल्ली से कोई जा रहा है कहाँ, झारखंड, ठीक है, तो दिल्ली से जा रहा है तो यहाँ की जनसंख्या में क्या आएगी, गिरावट आएगी, और यहाँ की जनसंख्या में क्या आएगी, बढ़त आएगी। तो इसी को प्रवास कहा जाता है। ठीक है, प्रवास के कारण भी क्या होता है, जनसंख्या में परिवर्तन होता है, मतलब यहाँ की जनसंख्या में कमी आई और यहाँ की जनसंख्या में बढ़त हुई। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा आप, कि 50 करोड़ से 1 अरब होने में, मतलब जब 50 करोड़ आबादी थी तो 50 करोड़ से 1 अरब आबादी होने में 200 वर्ष लगे, मतलब 200 साल लगे। ठीक है, लेकिन और बात करें तो 5 से 6 अरब होने में, जब 5 से 6 अरब जब 5 अरब आबादी थी तो 5 से 6 अरब जब हुआ तो ये 12 साल में ही हो गया। तो ठीक है, तो कितनी मतलब चौंकाने वाली बात है कि 50 करोड़ से 1 अरब होने में 200 साल लगे और 5 से 6 अरब होने में सिर्फ 12 साल ही लगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें, मतलब ये 50 करोड़ से 1 अरब होने में 200 साल लगे, इसके अकॉर्डिंग अगर 12 वर्ष को आप कंपेरिजन करें तो कितना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे कह रहा है कि लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, सऊदी अरब, यमन उच्च वृद्धि वाले देश हैं, मतलब ये सब क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा समृद्ध देश हैं। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि लेटविया, एस्टोनिया, रूस, अल्बानिया, जर्मनी, पुर्तगाल निम्न वृद्धि दर वाले देश, ये सब क्या है, यहाँ की जनसंख्या वृद्धि क्या है, बहुत अधिक है। ठीक है, और उच्च वृद्धि दर वाले ये देश हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो है वो निम्न वृद्धि दर वाले देश हैं, मतलब कम वृद्धि दर वाले देश हैं, और यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। मतलब जनसंख्या वृद्धि तो आप जानते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या होती है वो जनसंख्या वृद्धि होती है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट जो था वो खत्म हो जाता है, और ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे नहीं देखें। अब देखेंगे पूरे पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे लिखा है पार्ट एक नज़र में, मतलब पूरा अध्याय जो था हमारा वो अब इसे हम एक नज़र में ही कवर कर लेंगे। तो देखिए क्या है कि किसी देश की जो जनसंख्या है, जनसंख्या ही उसका वास्तविक धन होता है। यहाँ पे पहली बात क्या आ गया है कि कोई देश होता है तो देश का उसका जो वास्तविक धन होता है वो कौन होता है, तो वहाँ की जनसंख्या ही होता है, क्योंकि यही लोग क्या करते हैं, देश के संसाधन का उपयोग करते हैं। मतलब देश में जितने भी संसाधन है उसका उपयोग कौन करता है, तो वहाँ के उन देशों का नागरिक ही उसका उपयोग करता है, मतलब जनसंख्या ही उपयोग करता है। और इसकी नीतियाँ निर्धारित भी कौन करता है, तो जनसंख्या ही करता है, ठीक है। तो पहला फैक्ट था, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद किसी देश की जनांकिकी, ठीक है, विशेषता जैसे जनसंख्या में कुल पुरुष और स्त्री, बच्चों की संख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, नगरीय, ग्रामीण जनसंख्या तथा उनकी स्थिति का ज्ञान जनसंख्या के अध्ययन से होता है। मतलब ये क्या जनांकीय संक्रमण में क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र है तो उस क्षेत्र की क्या होती है कि उस क्षेत्र में कितने पुरुष रहते हैं, कितने स्त्रियां रहती है, वहाँ के बच्चे मतलब कि बच्चों की संख्या कितनी है, यहाँ पे कितना जन्म दर होता है, मतलब प्रति वर्ष कितना जन्म होता है, प्रति वर्ष कितना मरता है, प्रवास कितना होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान कितना व्यक्ति जाता है, यहाँ पे नगर कितने हैं, यहाँ पे शहर कितने, नगर कितने हैं, शहर कितने हैं, ग्रामीण कितने हैं, और इन दोनों में जनसंख्या कितनी है। तो ठीक है, तो ये जनांकीय संक्रमण यही सब हमें बताता है, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को जनसंख्या का वितरण कहते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, आपने अभी पहले पढ़ा था कि भूपृष्ठ पर जो वितरित लोग हैं उसी को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा अलग भाषा में लिखा है कि भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को ही जनसंख्या का वितरण कहते हैं। यह विश्व में बड़ा ही असमान है, मतलब विश्व में असमान है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि विश्व की जनसंख्या का 90% भाग इसके मात्र 10% क्षेत्र पर निवास करता है। यही हम आपको पहले समझाए थे, ठीक है, कि विश्व की जो जनसंख्या है वो 90% भाग जो है, 90% भाग इसके 10% क्षेत्र पर ही निवास करती है, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि विश्व का लगभग 60% जनसंख्या केवल 10% देशों में 10% देशों में ही निवास करते हैं, जिसमें कि 6 देश जो हैं वो एशिया महाद्वीप में ही स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था, यहाँ पे एक डायग्राम आपको बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या बनाए हमने, ये बनाया है 10वां भाग, मान लीजिए इसको 10वां, ये जो है वो 10वां भाग है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो इस जगह पे 90% लोग रहते हैं पूरे दुनिया का, ठीक है, 90%। और ये जो इलाका है, मतलब ये जो क्षेत्र है ये 90% भूभाग है, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्षेत्र है 90%, लेकिन यहाँ पे जो जनसंख्या रहता है वो 10% जनसंख्या है, मतलब 10% क्षेत्र पर 90% जनसंख्या रहता है, और 90% क्षेत्र पर 10% जनसंख्या रहता है, ठीक है। अब इनमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये इनमें से जो 90% जनसंख्या रहता है इनमें से 90% जो यहाँ पे जनसंख्या था, यहाँ पे क्या है कि इनमें से 6 देश जो हैं वो एशिया में ही स्थित हैं, एशिया महाद्वीप में ही स्थित हैं 6 देश, और वो 6 देश जो हैं बहुत ही मतलब बहुत बड़े बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे समझाया गया था, जो कि आप समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद जनसंख्या घनत्व जो होता है प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है, मतलब जनसंख्या घनत्व किस में मापा जाता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में माना जाता है, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है उसी को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे की टॉपिक कह रहा है कि इसकी गणना कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्र से भाग देने की जा सकती है, मतलब इसकी गणना आपको हम ऊपर एक मतलब बताए थे, सूत्र दिखाए थे आपको, तो वो क्या था कि जनसंख्या घनत्व था, और जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, कुल जनसंख्या, मतलब उस जगह की कुल जनसंख्या और बटे में था कुल क्षेत्रफल, ठीक है, इस तरह से था। तो जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ये क्या हो गया, कुछ समझ में मुझे भी नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, ओ सॉरी स्क्रीनशॉट आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे की टॉपिक जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसकी गणना, ये टॉपिक हो गया। उसके बाद ये वाला कह रहा है कि संसार के कुछ भागों में जनसंख्या घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर से भी
अधिक हैं, इस क्षेत्रों को सघन आबाद वाले क्षेत्र कहते हैं। तो अभी अपने आपको हम पढ़ाते कि सघन आबाद क्षेत्र जो थे वो कौन कौन थे, ठीक है। ऊपर आपको हम बताए थे कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका, ठीक है, सॉरी उत्तर पूर्वी अमेरिका, तो सबके बारे में नाम आपको बताए थे। तो जो वहाँ की जनसंख्या मतलब संसार में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे क्या है कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति से अगर ज़्यादा रहते हो तो उस जगह को क्या कहेंगे हम, सघन आबादी वाले क्षेत्र कहेंगे, मतलब भीड़ भड़ाके वाले क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के निकट, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आपको बताए थे, ये जो ऊपर का इलाका होता है और ये नीचे का जो इलाका होता है इसे ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो दक्षिणी और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट क्या होता है कि उष्ण एवं शीत मरुस्थल, विषुवत रेखाएं, उच्च वर्षा का क्षेत्र व उच्च पर्वतीय क्षेत्र जो होता है यहाँ पे विरल आबादी रहते हैं, मतलब बहुत ही कम आबादी रहता है, 50 से वो प्रति वर्ग किलोमीटर में 50 से कम आबादी रहता है, ठीक है। तो इसे विरल आबादी कहते हैं। उसके बाद आगे कहता है कि जल की उपलब्धता भू प्रकृति, जलवायु, मृदा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारक है। मतलब भौतिक कारक क्या है, तो जल की उपलब्धता, ठीक है, मतलब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, भौतिक कारक हैं, वो कौन है, जल की उपलब्धता। आपको कोई बोल दिया जाए कि अगर आपको ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे जल जो है बहुत ही मुश्किल से रहते हैं मिलेंगे, तो क्या आप उन जगहों पे रहना पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो भौतिक कारक में ये आता है कि जब अगर आपको जल ही जीवन है, बिना जल के आप नहीं रह सकते, ठीक है, तो आप उन इलाकों में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे जल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जल की उपलब्धता। उसके बाद भू आकृति, मतलब पृथ्वी की बनावट कैसी है, ठीक है, कहीं उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका तो नहीं है, ठीक है, तो इस पहाड़ी इलाका में आप नहीं रहना पसंद करें, तो भू आकृति भी देखना जरूरी होता है। उसके बाद जलवायु, उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, मतलब वहाँ पे क्या हमेशा ठंडी रहती है या हमेशा गर्मी रहती है या ठंडी गर्मी दोनों रहती है, ठीक है, तो इस तरह के मौसम मतलब जलवायु को भी देखना आवश्यक होता है। उसके बाद मृदा, वहाँ की मिट्टी कैसी है, अगर आप किसान हैं तो आपके लिए मिट्टी की बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि आप खेती बाड़ी करेंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है वहाँ की मृदाएं, मिट्टी। उसके बाद जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले ये सब जो है वो भौतिक कारक हैं, ठीक है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो भौतिक कारक है वो कौन है, तो जलवायु की जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं, ठीक है। तो ये चारों जो हैं वो क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे कह रहा है कि खनिज खनिज नगरीकरण, औद्योगिक जैसे आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करें। मतलब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक में ये सब आता है, खनिज, नगरीकरण और उद्योग। लोग आर्थिक मतलब पैसा कमाने के लिए लोग कहाँ जाते हैं, जहाँ इन इलाकों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उद्योग ज़्यादा हो, मतलब फैक्ट्रीज ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे उसे काम मिल जाता है। उसके बाद कहाँ पे जाना पसंद करता है, खनिज इलाकों में, जहाँ पे ज़्यादा खनिज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसे खुदाई का, खनन का काम मिल जाता है और वो वहाँ रहकर काम करते हैं, अपना रोज़मर्रा के जीवन को चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद नगरीकरण मतलब शहरों, लोग गांव से क्या करते हैं, शहर की तरफ भागते हैं। शहर की तरफ क्यों भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसे रोज़मर्रा के जीवन के लिए काम मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए तो आर्थिक कारक के लिए जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन है, तो खनिज, नगरीकरण और औद्योगिक, ठीक है, ये जैसे। उसके बाद आता है कि धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के स्थान तथा राजनीतिक स्थिरता व शांति जनसंख्या को प्रभावित करने वाले और सांस्कृतिक कारक है। मतलब जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक और सामाजिक कारक क्या है, तो संस्कृत में आता है कि धार्मिक, ठीक है, धार्मिक मतलब जो धर्म कर्म के लिए जाने जाते हों ऐसे जगह, जैसे कि गुरुद्वारा हो गया, ठीक है, अजमेर हो गए और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इन सभी ये सब क्या है कि धर्म कर्म के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक कारक वही होता है कि धर्म कर्म के लिए जाने जाते, सांस्कृतिक कारक। राजनीतिक कारक भी स्थिति में जो क्या करता है कि धर्म, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, तो जनसंख्या को प्रभावित करने में। उसके बाद अगला स्टेप कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान, माफ़ कीजिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान अस्थाई या अस्थाई तौर पर जाना प्रवास कहलाता है, ठीक है। तो प्रवास किसे कहते हैं, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उसे हम प्रवास कहते हैं। अब देखो ये प्रवास जो हो सकता है वो अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई। मान लीजिए कि आप अभी भारत में हैं,
ठीक है। और भारत से आप कहाँ चले गए, यूएसए चले गए, तो मान लीजिए आपको यूएसए में कुछ दिन का काम है और फिर वो वापस आप कहाँ आ जाएंगे, इंडिया आ जाएंगे। लेकिन क्या हो सकता है कि आपका कोई परमानेंटली जॉब यूएसए में लग गया और आप यूएसए में ही सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अस्थाई हो गया। और अस्थाई तो आप जान गए कि कुछ समय के बाद फिर हम वापस आ जाएंगे। तो ये कह रहा है कि अस्थाई और अस्थाई भी हो सकता है, जिसे हम प्रवास कहते हैं। उसके बाद कहता है जन्म दर क्या होता है। जन्म दर और मृत्यु दर जो होता है वो प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है। 3 घटक वो कौन है, तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ठीक है। ये जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। उसके बाद जहाँ से लोग गमन करता है, मतलब मान लीजिए कि ये कोई जगह है एक्स और ये कोई जगह है वाई, ठीक है। तो जहाँ से लोग, मुझे एक्स से वाई के यहाँ जाना है, तो जहाँ से लोग गमन करता है मतलब जहाँ से कोई जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्गम स्थान कहते हैं। मतलब मैं एक्स से वाई के यहाँ जा रहा हूँ तो क्या कहूँगा, मैं एक्स को उद्गम स्थान कहूँगा। और मैं कहाँ गया, तो वाई के यहाँ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, गंतव्य स्थान कहेंगे। क्या कहेंगे, गंतव्य स्थान कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बताया गया कि जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान, और जिस स्थान पर आगमन मतलब जाता है, ठीक है, उसे हम गंतव्य स्थान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या के दो गुना होने की अवधि तेजी से घट रही है और अब 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 साल लगे। जैसे कि हमने ये पहले आपको बता दिया है कि मतलब ये 50 लाख से 1 अरब होने में 200 साल लगे, लेकिन 5 अरब से 6 अरब होने में सिर्फ 12 साल ही लगे, ठीक है। तो ये सारे थे यहाँ से। और उसके बाद कुछ और टॉपिक अभी बच जाते हैं हमारे, तो इसे भी हम पूरा कर लेते हैं। उसके बाद रोगों की वृद्धि ये सब जो है वो क्या है कि मतलब मृत्यु दर में कैसे मतलब गिरावट आई, ठीक है। जब क्या हुआ कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होने लगा, मतलब चिकित्सक अच्छे अच्छे आए, तो उससे क्या हुआ, उससे बीमारियां कम फैली, बीमारियों का इलाज किया जाने लगा और उससे हमें मतलब बहुत फ़ायदा हुआ। और कि मृत्यु दर जो था उसमें तीव्रता में घटी आ गई, मतलब जो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही थी उसमें गिरावट आ गई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। मतलब विश्व में, पूरी दुनिया में आर्थिक विकास, मतलब आर्थिक विकास और ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है, ठीक है। मतलब वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक निगेटिव सहसंबंध पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है कि विश्व में औसत जनसंख्या जो है वो 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब औसतन जो जनसंख्या है पूरे विश्व की वो कितनी है, तो 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला कह रहा है कि माथल्स के अनुसार वृद्धि का परिणाम बीमारी तथा युद्ध इनमें से गिरावट के रूप में मानते हैं। तो यहाँ से हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और ये उतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम क्यों छोड़ें, इसे भी साथ के साथ करते ही जाते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न है वो 1 अंक और 2 अंक वाले भी प्रश्न हो सकते हैं, तो ज़्यादातर ये 1-2 अंक वाले हैं क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या है, जनसंख्या घनत्व हम कहते किसको हैं, तो देखिए जनसंख्या घनत्व क्या है, प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों को औसत जनसंख्या को और जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब प्रति इकाई क्षेत्र, मतलब एक इकाई क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसी को हम औसत जनसंख्या को ही और जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। आखिर हम कैसे जानेंगे कि यहाँ की जनसंख्या घनत्व कैसे है, तो जनसंख्या घनत्व बराबर सूत्र होता है कुल जनसंख्या और बटे में क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है। मतलब जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि हम कैसे जानें, ठीक है। तो मतलब वास्तव में जनसंख्या की वृद्धि हुई या उसमें गिरावट आई, इसको हम कैसे जानेंगे, वो इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि के गणना के लिए सूत्र द्वारा मतलब जाना जा सकता है या पता किया जा सकता है। जैसे कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर बराबर होता है जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास और उत्प्रवास, मतलब कितने लोग गए और कितने लोग आए, ठीक है। तो जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास और अप्रवास माइनस उत्प्रवास, ठीक है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के वास्तविक दर की अगर गणना करनी हो तो इस सूत्र के द्वारा आप गणना कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का क्या उपयोग है। आखिर जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहता किस, मतलब क्या है, उसका उपयोग क्या है वो जानेंगे। जैसे कि आपको हम ऊपर बताएं कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो होता है वो 3 चरणों में होता है। प्रथम चरण
चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में क्या होता है कि इसमें जनसंख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इस समय मतलब उतनी शिक्षाएं नहीं होती है, ठीक है, उतना एजुकेशन नहीं होता है, और जिसकी वजह से मतलब क्या होता है कि जन्म दर में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। उसके बाद जब दूसरा चरण आता है, ठीक है, तो दूसरे चरण में क्या होता है कि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बढ़ता है, ठीक है। इसमें जन्म दर बहुत रहता है लेकिन मृत्यु दर बहुत कम रहता है, लेकिन इसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बीच में रहता है, ठीक है। लेकिन तीसरा स्टेप जो रहता है वो उसमें क्या होता है कि इसमें मृत्यु दर कम होता है और जन्म दर अधिक होता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप रहता है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है इसको हम जानते हैं कि जननांकीय संक्रमण क्या होता है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग जो होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। मतलब जनसंख्या परिवर्तन का उपयोग इसलिए किया जाता है कि अगर हमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में पता करनी हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या परिवर्तन का जननांकीय संक्रमण का उपयोग कर सकते हैं। उससे हमें उस स्थान के जनसंख्या के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किसी प्रदेश के मृत्यु दर किस प्रकार प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, और आगे देखते हैं, अगर आगे इंपॉर्टेंट है तो वो देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या की वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर क्या है। तो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन जो है 7 नंबर ये कह रहा है कि विश्व की जो जनसंख्या है इसकी वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर क्या है, ठीक है। 2014-15 क्या मतलब 2004 और 5 में ये मतलब के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो ये विश्व की जनसंख्या का वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 1.4% है, याद रखिएगा 1.4%। अभी जो है वो शायद 1.8 हो गया है, 8 या 10 है, मुझे कंफर्म पता नहीं है, 1.8 शायद होगा, ठीक है। उसके बाद जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था जननांकीय संक्रमण जो होता है उसकी प्रथम अवस्था 2 महत्वपूर्ण लक्षण बताए। तो जनसंख्या इसमें क्या होता है कि उच्च प्रजननशीलता होती है, मतलब जन्म इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और मृत्यु भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जन्म भी बहुत ज़्यादा होते हैं और मृत्यु भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में किस देशों की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक, मतलब कौन से देशों की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है। तो लाइबेरिया जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, लेकिन अभी आप नया एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। तो आपको संयुक्त अरब अमीरात याद रखने हैं, ये बहुत पहले का ही मतलब क्वेश्चन है, तो अभी वर्तमान का संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में किस देश की वृद्धि दर सबसे अधिक है, ठीक है। तो लैटविया जो है इसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद विकासशील अफ्रीका देशों में जीव प्रत्याशा कम क्यों है। तो यहाँ पे HIV जो है इसकी जैसी जानलेवा बीमारी के कारण क्या यहाँ पे मतलब जीवन प्रत्याशा बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम उम्र ज़्यादा उम्र वाले लोग यहाँ पे नहीं रहते, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अभी क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन वीडियो शायद आधा घंटा का वीडियो हो चुका है, तो यहाँ से हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे आप तक पहुँच जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।